दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय AKS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आपको भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक जिसमें दोस्तों ध्वनि संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हम बताएंगे। और दोस्तों इसमें वही प्रश्न शामिल किए गए जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होते हैं और दोस्तों यही प्रश्न बार बार परीक्षा में देखने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की। और वीडियो का आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, वस्तु में कंपन होने से किसकी उत्पत्ति होती है। दोस्तों जब वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है उससे दोस्तों ध्वनि की उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, कंपन से माध्यम में क्या उत्पन्न होते हैं दोस्तों, तो तरंगें उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, तरंगों के कान के पर्दे से टकराने पर पर्दों में उत्पन्न कंपन संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, तो वह आवृत्ति कहलाती है। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न है, कितने कंपन प्रति सेकंड की आवृत्ति वाली तरंगों की अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है। यह इंसान दोस्तों अपने कानों में अनुभूत कर लेता है। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज वाले कंपन दोस्तों मनुष्य अपने कानों से अनुभूत कर लेता है। अगला प्रश्न, जिन तरंगों की अनुभूति हमें कानों द्वारा होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम ध्वनि तरंगें कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी वस्तुएं अधिक प्रत्यास्थ होती हैं दोस्तों, तो ठोस वस्तुएं अधिक प्रत्यास्थ होती हैं और दोस्तों सर्वाधिक ध्वनि दोस्तों ठोस में ही प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न, शुष्क वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, 382 मीटर प्रति सेकंड होती है शुष्क वायु में, जहाँ का दोस्तों तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न, जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है, तो 1450 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे चाल होती है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, तो 5100 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि दोस्तों सर्वाधिक होती है। अगला है, वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, तो 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में ध्वनि की चाल होती है। वायु को दोस्तों निर्वात बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, तो प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, वे यांत्रिक तरंगें क्या कहलाती हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है दोस्तों, तो वह अवश्रव्य तरंगें कहलाती हैं जिन्हें दोस्तों हम मनुष्य लोग सामान्यतः सुन नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे हृदय की धड़कन की आवृत्ति तथा भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न तरंगें कौन सी तरंगें होती हैं दोस्तों, तो वह अवश्रव्य तरंगें होती हैं जिन्हें हम दोस्तों सुन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, किन तरंगों को सर्वप्रथम गाल्टन ने सीटी द्वारा उत्पन्न किया था दोस्तों, तो पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन ने सर्वप्रथम उत्पन्न किया था सीटी बजाकर। अगला प्रश्न, चमगादड़ कितनी आवृत्ति तक की पराश्रव्य तरंगों को सुन सकता है दोस्तों, तो 1 लाख हर्ट्ज तक की तरंगों को चमगादड़ सुन सकता है, जबकि दोस्तों इंसान है तो 20,000 हर्ट्ज तक की तरंगें ही सुन सकता है। अगला प्रश्न है, किन तरंगों के द्वारा समुद्र की गहराई, समुद्र के अंदर की बड़ी बड़ी चट्टानों, हिमशैलों तथा विशाल मछलियों का भी पता लगाया जाता है दोस्तों, तो यह इसका पता दोस्तों पराश्रव्य तरंगों को भेजकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है दोस्तों, समुद्र में जब वस्तुएं डूबी होती हैं उनका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह एक नेविगेशन प्रणाली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, सोनार शब्द का विस्तृत रूप क्या है, पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है। अगला, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न, मिसाइल की ध्वनि तीव्रता कितनी है दोस्तों, तो 180 डेसिबल मिसाइल की तीव्रता होती है, जो ध्वनि होती है 180 डेसिबल ध्वनि की तीव्रता होती है। अगला प्रश्न, मशीन गन की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, तो मशीन गन की ध्वनि तीव्रता दोस्तों 170 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न, सायरन की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, 110 से 120 डेसिबल होती है। जो सायरन दोस्तों आप देखे हैं कि कई VIP गाड़ियों में लगे होते हैं, कलेक्टर गाड़ियों में लगे होते हैं, फायर ब्रिगेड में लगे होते हैं दोस्तों, जो सायरन होते हैं इनकी ध्वनि तीव्रता 110 से 120 डेसिबल तक होती है। अगला प्रश्न है, मोटरसाइकिल या विद्युत मोटर की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, तो यह 110 डेसिबल की होती है। अगला प्रश्न है, ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि तीव्रता कितनी है दोस्तों, तो 100 डेसिबल ऑर्केस्ट्रा की ध्वनि तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है, ट्रक ट्रैक्टर की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, तो 90 से 100 डेसिबल ट्रक और ट्रैक्टर की ध्वनि तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है, जोर से बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि, जब हम तेज से बात करते हैं तो उसकी ध्वनि तीव्रता 50 से 60 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न, साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, तो 40 से 30 डेसिबल सामान्य या साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है। अगला प्रश्न, किसकी आवाज़ हमें स्वरित्र द्विभुज की आवाज़ से धीमी सुनाई देती है, तो घंटे की। अगला, ध्वनि के किस लक्षण के कारण हमें उसे मोटी या बारीक कहते हैं दोस्तों, तो तारत्व होता है, जिसका तारत्व तो जिस हिसाब से होता है उसी हिसाब से उसकी आवाज़ मोटी या पतली होती है।
अगला प्रश्न है, शेर की दहाड़ तथा मच्छर की भिनभिनाहट में किसका तारतम्य कम होता है? तो शेर की दहाड़ दोस्तों उसका तारतम्य कम होता है, इसलिए शेर की आवाज़ कुछ पसंद भी आ सकती है, लेकिन मच्छर की भिनभिनाहट कभी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका तारतम्य दोस्तों अधिक होता है। मच्छर का तारतम्य अधिक होता है, इसलिए जिसका तारतम्य अधिक होगा उसकी आवाज़ इंसान को पसंद नहीं आती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि में किस लक्षण के कारण हमें अपने विभिन्न परिचितों को बगैर देखे उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लेते हैं? तो यह गुणता के आधार पर पहचान लिया जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों का एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर पहले माध्यम में वापस लौट आना क्या कहलाता है? तो यह ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो कुएं में झांक कर बोलना ध्वनि का परावर्तन है। जब हम बोलते हैं कुएं में झांक कर तो हमारी आवाज़ वापस आती है और यही ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों को किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होने की क्रिया उस ध्वनि की क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न, जब हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो उसका प्रभाव हमारे कान में कितनी देर तक रहता है? तो 0.1 सेकंड तक हमारे कान में उसका प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न, किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? तो यह अनुरणन कहलाता है। अगला प्रश्न, अनुरणन का स्पष्ट उदाहरण कौन सा दोस्तों? तो बादलों की गर्जन अनुरणन का स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की तरंगों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो तरंगों का अपवर्तन इसे कहते हैं। अगला प्रश्न, सेना द्वारा किसी पुल को पार करते समय उन्हें कदम चाल मिलाकर न चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनुदान है ताकि अनुदान उत्पन्न न हो और पुल टूटने से बच जाए। अगला प्रश्न, बस में खड़खड़ाहट क्यों सुनाई देती है? तो अनुनाद के नाव के द्वारा बस में खड़खड़ाहट सुनाई देती रहती है कंटिन्यू। अगला प्रश्न, ध्वनि स्रोत और प्रेक्षक के मध्य अपेक्षित गति के कारण ध्वनि की आवृत्ति में उत्पन्न आभासी परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों ये डाप्टर प्रभाव कहलाता है। अगला प्रश्न, डाप्टर प्रभाव को जॉन डॉप्टर ने सर्वप्रथम कब ज्ञात किया था? तो सन 1842 में जॉन डॉप्टर ने सर्वप्रथम डाप्टर प्रभाव को ज्ञात किया था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, समान आवृत्ति व आयाम की दो ध्वनि तरंगों को एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचने पर उस बिंदु पर हुआ ऊर्जा का पुनर्वितरण क्या कहलाता है? तो ध्वनि का व्यक्तीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब दोनों तरंगे बिंदु एक पर एक ही स्थिति में पहुंचती हैं तब व्यक्तीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह संतोषी व्यक्तीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब दोनों तरंगे विपरीत स्थिति में मिलती हैं तो व्यक्तीकरण क्या कहलाता है? तो यह विनाशी कहलाता है। अगला प्रश्न है, अवरोधों का आकार ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के तुलनीय होना किस लिए जरूरी होता है? तो यह विवर्तन के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर गैस में किसी पिंड की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने पर पिंड की चाल क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है पराध्वनि कहलाती है। अगला प्रश्न है, पिंड की वायु में चाल ध्वनि की चाल से अधिक होने पर वह अपने पीछे वायु में क्या छोड़ता जाता है? तो शंक्वाकार हलचल वह छोड़ता जाता है अपने पीछे। अगला प्रश्न है, इस प्रकार की शंक्वाकार हलचल क्या कहलाती है? तो यह प्रघाती तरंगे कहलाती हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रघाती तरंगों के किसी भवन आदि से टकराने पर क्या प्रभाव होता है दोस्तों? तो वह भवन गिर जाता है। जब प्रभाती तरंगे किसी भवन आदि से टकराती हैं तो वह वस्तु या वह भवन जो भी जिससे भी टकराएगी प्रघाती तरंगे वह गिर सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपका वीडियो हमारा कैसा लगा ये वीडियो, और इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर विचार दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और अगर हमारे चैनल से पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बगल में बनने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों हमारे चैनल और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।